हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। हमने इसका 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 12th पार्ट यानी कि भाग 12। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। आज का हमारा बेसिकली पोर्शन टॉपिक रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन। ओके, उसका परिचय देखेंगे। देन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। देन बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन जानेंगे, मेजर फॉर्म जो होता है बाइकार्बोनेट। देन प्लाज्मा द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है, और लास्ट में इसके कार्यात्मक महत्व के पर चर्चा करेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 करके हम इसे कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी यहाँ पे फॉलो किया गया है, जिस प्रकार से एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन का परिचय। परिवहन के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने फॉर्म्स में होते हैं वो जानेंगे। हमारे शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सीधे एक ही रूप में नहीं चलती है, बल्कि यह 3 अलग अलग रूपों में रक्त के माध्यम से परिवाहित होती है। आप कह सकते हैं लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में परिवाहित होती है, और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड सीधे प्लाज्मा में घुली रहती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति एक ही जगह जाने के लिए अलग अलग साधनों जैसे कि बस, ट्रेन और पैदल इनका उपयोग करता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग अलग माध्यमों से शरीर में यात्रा करती है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो स्लाइड पर। देन आते हैं रक्त की भूमिका क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में रक्त की भूमिका, आप कह सकते हो कि रक्त के 2 मुख्य भाग यानी कि आरबीसी लाल रक्त कण और प्लाज्मा दोनों भाग लेते हैं। आरबीसी के अंदर कुछ विशेष एंजाइम होती हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश रूपांतरण यही होता है। प्लाज्मा एक सहायक माध्यम की तरह काम करता है, जिससे कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है प्लाज्मा में, जो कि मैंने अभी बताया 7%। ओके, और बाकी रूपों को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। इस तरह रक्त केवल गैसों को एक तरह से आप कह सकते हो ढोता ही नहीं है, बल्कि शरीर में गैसों का संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। नेक्स्ट आते हैं आंशिक दाब का प्रभाव क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से आंशिक दाब आप कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर के अंतर पर निर्भर करता है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड का दाब अधिक होता है, जैसे कि उत्तकों में, टिश्यूज में, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में प्रवेश करती है, अपटेक होता है। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम होता है, जैसे फेफड़ों में, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है यानी रिलीज होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन का दाब भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ने में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ हमेशा अधिक मात्रा वाले स्थान से कम मात्रा वाले स्थान की ओर जाती है ना। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, हायर ग्रेडियंट लोअर ग्रेडियंट, हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक वैसे ही गैसों का भी विश्रण होता है, डिफ्यूजन होता है। आप ऑस्मोसिस पढ़ते हो, डिफ्यूजन पढ़ते होगे, आप उसमें यही देखते हो, है ना। तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पर। चलिए अब आते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यह क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार कार्य करती हैं, जैसे कि चलना, सोचना, लिखना, तो उनमें ऊर्जा बनती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पहले उत्तकों से रक्त में विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा प्रवेश करती है और फिर आरबीसी के अंदर पहुंच जाती है। अब देखिए, आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन का एक विशेष भाग होता है, ठीक है, ग्लोबिन, जो कि होता है प्रोटीन पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इसी ग्लोबिन से जुड़ती है और ना कि हीम से। हीम भाग से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ेगा। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हीम से जुड़ता है और ये ग्लोबिन से। इस जुड़ने से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2 बनता है। यह बंधन जो होता है स्थायी नहीं होता है, बल्कि ढीला और उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होता है। यानी जब जरूरत हो तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकता है और जब जरूरत हो तो उसे छोड़ भी सकता है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इसी रूप में परिवाहित होते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने हाथ में बैग लेकर चलता है। वह बैग को मजबूती से नहीं बांधता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से रख या उठा सकता है। आप जैसे कि बस पे जाते हो, बैग लेते हो, आप बैग को खोल के रख भी देते हो, ऐसा नहीं कि आप बैग लिए रहते हो। तो ठीक वैसे ही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अस्थायी रूप से पकड़ता है।
अब देखिए उत्तकों में स्थिति क्या होती है। उत्तकों में एक खास स्थिति होती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अधिक होता है। किससे? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम होता है। इस स्थिति में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पहले ही ऑक्सीजन छोड़ चुका होता है और डीऑक्सीजनेटेड अवस्था में होता है। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। फिर यही जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक आसानी से बांध सकता है और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़कर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, बना लेता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये जो प्रक्रिया है उसे हम कह सकते हो कि हाल्डेन इफेक्ट से ये जुड़ी होती है, जिसका कि मतलब होता है कि जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि खाली हाथ व्यक्ति ज़्यादा सामान उठा सकता है, लेकिन अगर उसके हाथ पहले से भरे हों तो वह नया सामान नहीं उठा पाएगा। ठीक वैसे ही जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से खाली होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, जब आप डेली लाइफ से उसे जोड़ कर देखोगे तो आपको समझना भी आसान होगा। देखिए फेफड़ों में क्या स्थिति होती है। अब जब यही रक्त फेफड़ों में पहुंचता है तो परिस्थिति पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। इस स्थिति में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने लगता है और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति जो एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है और इस कारण से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड जो जुड़ा रहता है, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। यह जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में पहुंचकर श्वास के साथ बाहर निकल जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बस में बैठते समय अपना पुराना सामान नीचे रखकर नया सामान उठा लेता है, यानी कि जब हीमोग्लोबिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन ले लेता है तो इससे क्या स्पष्ट होता है, यही कि यह पूरी प्रक्रिया परिस्थिति निर्भर है, कंडीशन डिपेंडेंट है और बहुत ही संतुलित होता है ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन, मेजर फॉर्म जो होता है। देखिए उत्तकों में इसकी क्या प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है ना। देखिए कहाँ गया, हाँ, उत्तकों में क्या प्रक्रिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा भाग लगभग 70% जो होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन के बाद बाइकार्बोनेट के रूप में परिवाहित होता है। ये जो प्रक्रिया है आरबीसी के अंदर बहुत तेजी से होती है। इस अभिक्रिया को तेज करने के लिए एक विशेष एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, यह एंजाइम रिएक्शन को इतनी तेजी से करवाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत रूप बदलकर ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है ना। और ये जो उत्तकों में प्रक्रिया होती है उसमें आप समझ सकते हो कि उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है, इसीलिए तेजी से आरबीसी के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक एसिड जिसे बोलते हैं वो बनाती है, जो कि तुरंत टूटकर HCO3 माइनस, ठीक है, और H+ में बदल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब बाइकार्बोनेट जो आयन है वो आरबीसी से बाहर निकलकर प्लाज्मा में चला जाता है और वहीं से फेफड़ों तक यात्रा करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है, ध्यान दीजिएगा, जब बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है तो विद्युत संतुलन बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन जो होता है वो आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है, जिसे कि क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कि अगर एक दरवाजे से कोई व्यक्ति बाहर आता है तो संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरा व्यक्ति अंदर आता है। यदि हमें संतुलन बनाना है तो, और बॉडी में संतुलन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, संतुलन हमेशा बना रहता है। और इसीलिए जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है तो उस संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है। ओके, अब देखिए फेफड़ों में फिर क्या प्रक्रिया होती है। फेफड़ों में पहुंचने पर यह पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। बाइकार्बोनेट आयन फिर से आरबीसी के अंदर जाता है। अब प्रोटॉन के साथ मिलकर आप कह सकते हो कि H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि आगे CO2 और पानी में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर एल्वियोलाई में जाकर बाहर निकाल दी जाती है और यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट भी उल्टी दिशा में होती है। क्लोराइड आयन बाहर जाता है, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि यह पूरी प्रणाली डायनेमिक और रिवर्सिबल है, जो कि हर समय संतुलन बनाए रखती है।
ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे फेफड़ों में प्रक्रिया, यहाँ पे आप समझिए एंजाइम की भूमिका क्या है। हाँ, आरबीसी में अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस पूरी प्रक्रिया का एक्सीलरेटर होता है। एंजाइम इसमें आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेंशन कीजिएगा। यह आरबीसी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पाइकार्बोनेट में बदलने की गति को कई गुना बढ़ा देता है। यदि यह एंजाइम ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बहुत ज़्यादा धीमा हो जाएगा और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगेगी, जिससे कि पीएच असंतुलन, आप कह सकते हो इसे एसिडोसिस हो सकता है। इसलिए यह एंजाइम गैस विनिमय को तेज, सटीक और प्रभावी बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन दिया गया एनसीईआरटी का है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाता है। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन में हाइड्रोजन आयन में टूटता है। अब आता है प्लाज्मा द्वारा परिवहन किस प्रकार से होता है। देखिए, पहला है घुली अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों में बनती है और रक्त में प्रवेश करती है तो उसका एक छोटा सा भाग, लगभग 7%, सीधे प्लाज्मा में घुल जाता है। यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, न ही किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। यह पूरी तरह भौतिक प्रक्रिया यानी फिजिकल प्रोसेस है, जो कि केवल विसरण यानी डिफ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अपेक्षाकृत अच्छी तरह घुल जाती है, इसलिए प्लाज्मा, जो कि अधिकतर पानी ही होता है, इसमें उसका घुलना संभव हो पाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम पानी में चीनी डालते हैं तो वह बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के अपने आप घुल जाती है। ठीक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में सीधे घुल जाती है और रक्त के साथ बहती रहती है। ओके, कुछ विशेषताएं भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार का जो परिवहन है सबसे सरल और सीधा होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की रासायनिक जटिलता नहीं होती है, न एंजाइम चाहिए, न कोई विशेष संरचना, बस कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है और बहती रहती है। हालांकि इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता है। यह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है वह प्लाज्मा में घुल जाती है, और जैसे ही स्तर कम होता है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप कह सकते हो इसे एक इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए इसका महत्व क्या है। भले ही यह कुल कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। यह अन्य दोनों रूपों, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर पूरे सिस्टम को संतुलित बनाए रखता है। यह विशेष रूप से शुरुआती चरण में कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत स्थानांतरित करने में मदद करता है, जब तक कि बाकी रासायनिक प्रक्रियाएं पूरी तरह सक्रिय ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये पूरी संतुलन बनाए रखता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि किसी बड़े काम में छोटे छोटे सहयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि पूरी प्रक्रिया को स्मूथ बनाते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। लास्ट टॉपिक है हमारा कार्यात्मक महत्व और निष्कर्ष। देखिए, गैस विनिमय में भूमिका क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट गैस यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि यदि शरीर में जमा हो जाए तो यह रक्त को अम्लीय बना सकती है और कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इसका समय पर फेफड़ों तक पहुंचना और बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यह प्रक्रिया उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर फेफड़ों तक ले जाती है, जिससे कि शरीर का पीएच संतुलन यानी एसिड बेस बैलेंस बना रहता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर श्वसन की दर को भी प्रभावित करता है, इसलिए इसका नियंत्रण श्वसन नियमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हो गया गैस विनिमय में भूमिका। अब आते हैं उत्तक और फेफड़ों का अंतर क्या होता है। उत्तकों और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में स्पष्ट अंतर होता है और यही अंतर इस पूरे परिवहन को संभव बनाता है। उत्तकों में क्या होता है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए वहाँ उसका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो अधिक होता है और वह रक्त में प्रवेश करती है। इसके विपरीत हम बात करें फेफड़ों की, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलकर एल्वियोलाई में चली जाती है और फिर श्वास के साथ बाहर निकल जाती है। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो दाब के अंतर यानी प्रेशर ग्रेडियंट पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, वैसे ही गैसों में भी अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। नेक्स्ट आता है मात्रात्मक तथ्य क्या है। यदि हम इसे संख्यात्मक रूप से समझे तो लगभग 100 ml रक्त लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाकर बाहर निकाल सकता है। यह प्रक्रिया हर समय
हर सेकंड चलती रहती है और शरीर की आवश्यकता के अनुसार इसकी गति और मात्रा बदलती रहती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण अधिक होता है, इसलिए इसका परिवहन भी तेज हो जाता है। और जब हम आराम करते हैं तो यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन एक डायनामिक, संतुलित और अत्यंत कुशल प्रणाली है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में निरंतर कार्य करती है। ठीक है, अब आते हैं संक्षेपण पे, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन का परिचय, फिर हमने कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के बारे में जाना, देन बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन जो कि मेजर फॉर्म होता है, किस प्रकार से होता है वो देखा। देन प्लाज्मा द्वारा परिवहन जो कि बिल्कुल सिर्फ छोटा सा होता है, यानी कि 7% ही भाग होता है। ठीक है, प्लाज्मा द्वारा परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमने समझा। देन कार्यात्मक महत्व पर चर्चा की। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।